नमस्कार। आज हम श्री अरबिंदो के काफी दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं, द बोर्जुआ एंड द सामुराई। इसमें ना 19वीं सदी के भारत और जापान की तुलना है। दोनों पर पश्चिम का असर तो पड़ा, पर रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। तो ये क्यों हुआ, यही समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। श्री अरबिंदो का जो विश्लेषण है हमारे पास, वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है कि आखिर जापान, एक छोटा सा देश, वो इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया, और भारत, जिसके पास इतनी क्षमता थी, वो लेखक के अनुसार थोड़ा पीछे क्यों रह गया। और अरबिंदो का जो मुख्य तर्क है वो काफी सीधा है, शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। क्या तर्क है उनका? उनका मानना है कि फर्क देशों के साइज या रिसोर्स का उतना नहीं था, जितना कि वहां के लोगों के, मतलब राष्ट्रीय चरित्र का था। राष्ट्रीय चरित्र? अच्छा, मतलब लोगों की सोच, उनका बर्ताव करने का तरीका। हाँ बिल्कुल, वो दो एकदम अलग तरह के खाके बताते हैं, समुराई और बुर्जुआ। जापान की जो तरक्की हुई, उसका राज वो समुराई भावना में देखती हैं, मतलब एक पुरानी डायनामिक सोच, जिसने पश्चिमी तरीके अपनाए तो सही, पर अपनी हिम्मत, अनुशासन, वो सब नहीं छोड़ा। और भारत के बारे में क्या कहते हैं? भारत के लिए वो कहती हैं कि यहाँ एक अलग ही तरह का चरित्र हावी हो गया, बुर्जुआ। और अरबिंदो का मानना था कि ये चरित्र, मतलब भारत की मिट्टी से अपने आप नहीं होगा। इसे ब्रिटिश शासकों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी जरूरतों के हिसाब से, आप कह सकते हैं कि पाला पोसा। और यही सोच, यही मानसिकता 19वीं सदी के भारत पर छा गई। तो ये बुर्जुआ चरित्र, जिसे लेखक पिछड़ने का कारण मान रहे हैं, ये है क्या असल में? जरा इसे खोलिए। अपनी सुविधा, अपनी सेफ्टी, बस। उसे बहुत ज्यादा जोश या कोई बड़ा रिस्क लेना या कोई बड़ी उथल पुथल, ये सब पसंद नहीं। बाहरी व्यवस्था, थोड़ी दिखावटी नैतिकता, समाज के कायदे कानून, हाँ, ये सब उसे बहुत भाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या स्थिरता और व्यवस्था उस समय जरूरी नहीं थी? क्या इस बुर्जुआ चरित्र में कुछ भी अच्छा नहीं था? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। स्थिरता तो चाहिए ही थी, लेकिन अरबिंदो का पॉइंट ये है कि ये स्थिरता एक कीमत पर आई। बुर्जुआ चरित्र क्या है? वो न्याय, आजादी, इन सब ऊंची बातों की बातें तो करेगा, पर हमेशा सेफ जोन में रहकर। हाँ, अपनी इज्जत के लिए, अपनी शराफत के लिए छोटे मोटे त्याग शायद कर दे, पर बड़े काम, ऊंची उड़ाने, गहरा जुनून या कोई क्रांतिकारी बदलाव, उसके लिए न हिम्मत है न इच्छा। और जब तक कोई नया आइडिया या कोई हीरो एकदम सफल न हो जाए, तब तक शक की नजर से देखेगा। ये एक तरह की सेफ एवरेज सोच है। और लेखक मानते हैं कि ये सोच भारत में ब्रिटिश राज में पनपी? जी हाँ, बिल्कुल। श्री अरबिंदो इसे सीधे तौर पर ब्रिटिश नीति, अंग्रेजी शिक्षा और जो पश्चिमी सभ्यता का असर था, उसी से जोड़ते हैं। पैक्स ब्रिटानिका, मतलब ब्रिटिश राज की जो बाहरी शांति और सुरक्षा थी, उसने ऐसा माहौल बनाया जहां रिस्क लेने की जरूरत कम लगी और सुरक्षित, आरामदायक जीवन जीने वाले इस बुर्जुआ वर्ग को फलने फूलने का मौका मिल गया। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे ये सोच हमारे पुराने भारतीय आदर्शों से कितनी अलग थी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेखक याद दिलाते हैं पुराने भारत के आदर्शों की, जहां जीवन का सुखाराम मेन गोल नहीं था, जैसे ब्राह्मण का ज्ञान और त्याग, क्षत्रिय का मान और हिम्मत, वैश्य का व्यापार और दान, या शूद्र की सेवा और वफादारी। हरिश्चंद्र, प्रहलाद, बुद्ध, कर्ण, सीता, ये सब कैसे उदाहरण हैं। ये सब बहुत ऊंचे आदर्शों वाले चरित्र हैं, जो अपने आराम से कहीं ऊपर उठकर सोचते थे। ये सोच बुर्जुआ मानसिकता के बिल्कुल उलट थी, है ना? तो क्या अंग्रेजों ने जानबूझकर इन पुराने आदर्शों को दबाया? अरबिंदो का विश्लेषण तो यही इशारा करता है। ब्रिटिश सिस्टम ने क्षत्रिय वाली भावना, मतलब योद्धा या शासक वाली हिम्मत, ब्राह्मण का वो तेज, स्वतंत्र सोच, या जो पुराने वैश्य थे, जो रिस्क लेने वाले व्यापारी या कलाकार थे, इन गुणों को एक तरह से डिस्करेज किया। और किसको बढ़ावा मिला? क्लर्क, छोटे दुकानदार, वकील, बिचौलिए। ये पेशे ज्यादा सुरक्षित थे, ज्यादा बुर्जुआ थे। शिक्षा व्यवस्था का भी इसमें रोल रहा होगा फिर? हाँ, शिक्षा का तो बहुत बड़ा रोल था। उनके अनुसार एजुकेशन सिस्टम ने मौलिकता के बजाय नकल को, गहराई की जगह सतहीपन को और असलियत की जगह दिखावे को बढ़ावा दिया। हम आजादी की बातें तो करने लगे, पर उसे असल जिंदगी में जीने की हिम्मत कम होती गई। अच्छा,
और इसी सब के विरोध में फिर नई राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। लेखक 19वीं सदी के आखिर में जो नई राष्ट्रीयता उभर रही थी, खासकर स्वदेशी आंदोलन के साथ, उसे वो पुरानी बुर्जुआ सोच का एकदम उल्टा मानते हैं, एक तरह का खंडन। ये एक कोशिश थी बुर्जुआ को हटाकर फिर से वो समुराई वाली भावना, या कहें भारत के हिसाब से क्षत्रिय भावना जगाने की। मतलब ऐसे लोग जो देश के लिए त्याग करें, हिम्मत दिखाएं, रिस्क लें और जो मुश्किल या नामुमकिन लगे वो काम करें। और ये आंदोलन सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात थी। ये आंदोलन तो जाति, धर्म, अमीरी गरीबी, पढ़ाई लिखाई, इन सब से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को बुला रहा था। बस एक ही शर्त थी, भारत के लिए सच्ची भावना हो और उसके लिए काम करने की इच्छा हो। ये एक तरह से सोई हुई आत्मा को जगाने जैसा था। तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें, श्री अरविंदो के हिसाब से 19वीं सदी में भारत और जापान के अलग रास्तों का मेन कारण था उनके राष्ट्रीय चरित्र का फर्क। जापान में समुराई सोच ने उन्हें आगे बढ़ाया, हाँ, और भारत में अंग्रेजों द्वारा पाली पोसी गई बुर्जुआ मानसिकता, जो आराम और सेफ्टी को देखती थी, वो एक रुकावट बन गई। बिल्कुल। संक्षेप में यही उनका मुख्य तर्क है, और ये हमें आज के लिए भी एक जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज भी हमारे समाज में अपने आराम, अपनी सुरक्षा, अपनी वो एवरेज सोच को जरूरत से ज्यादा महत्व देना हमें बड़े लक्ष्यों, बड़े बदलावों, हिम्मत वाले कामों से रोक रहा है? क्या वो समुराई या क्षत्रिय वाली भावना, मतलब बिना स्वार्थ के काम करना, साहस दिखाना, बड़े मकसद के लिए रिस्क लेना, क्या वो आज की चुनौतियों के लिए किसी नए रूप में काम आ सकती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना तो बनता है।